अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम PHY 101 यानी फिजिक्स 101 का क्विज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्विज 3 के अंदर पूछे गए तमाम क्वेश्चन का सलूशन जो है वो भी प्रोवाइड करूंगा और हम हर क्वेश्चन के आंसर का प्रूफ जो है वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन का पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो आपने टाइम और जो डेट है वो नोट कर लेनी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और हमारे पास जो ये डेट है वो 11 अगस्त की है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये वाला क्विज़ जो है ये वाकई ही स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 का है और बिल्कुल लेटेस्ट है। मैंने कोई पुराना क्विज़ जो है वो के साथ डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था जी कि द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वो कहता है कि जी कि जो हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, यानी कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी कि एक कैपेसिटर जो है वो हमारा कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो कितना चार्ज स्टोर करेगा उसको हम कहेंगे कि वो ये वाली चीज़ जो है ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है या उसकी कैपेसिटेंस है। तो कहता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है जब हम वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को प्रेजेंस करते हैं, यानी कि जब हम वहाँ पे कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान में जब हम एक डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से क्या होगा कि जो कैपेसिटर की चार्ज करने की जो कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वो जो इंक्रीज़ करती है वो किस प्रोसेस की वजह से करती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू जो है वो आप किसी भी जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसका आंसर जो है वो गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑक्यूपाइंग द रीजन, द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होता है वो पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था जी कि द AC सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज, कि हमारे पास पावर फैक्टर क्या होगा अगर हमारे पास करंट और जो वोल्टेज होता है वो दोनों इन फेज हों। इन फेज होने का मतलब क्या है कि ये वो दोनों पैरेलल हों। तो यानी कि अब AC सर्किट को हम डिस्कस करेंगे कि AC सर्किट के अंदर हमारा एक जो वोल्टेज और जो हमारे पास करंट है वो दोनों ही फेज़ के अंदर है, यानी कि दोनों पैरेलल जा रहे हैं। तो उस वक्त जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होगा, तो पावर फैक्टर बेसिकली जो होता है वो कोस थीटा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता होता है। तो कोस 0 जो होगा वो हमारे पास क्या होता है वो 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम तब होती है जब हमारे पास कोस 0 होता है। जबकि अगर हम बात करें करंट और वोल्टेज की कि जब वो फेज़ में नहीं होंगे, यानी कि जब उन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, या ये कह लें कि जब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो तब उनके दरमियान में जो फेज़ फैक्टर होगा, जो पावर फैक्टर होगा वो 0 होगा। तो इसका आंसर भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया तो वो वहाँ पे सामने निकल के आ जाता है कि द पावर फैक्टर ऑफ 1 इंडिकेट दैट द वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज एंड हैव अ लो हार्मोनिक कंटेंट। और इसी तरह अगर आपसे हो सकता है कि वो आपसे पावर फैक्टर 0 के बारे में पूछ ले, तो पावर फैक्टर 0 कब होता है, व्हेन द वोल्टेज एंड करंट आर 90 डिग्री और वी कैन से डैट दे आर आउट ऑफ फेज, कि जब हमारे पास वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होंगे तो तब उनके दरमियान में पावर फैक्टर 0 होगा, और जब हमारे पास वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे तो तब उनका पावर फैक्टर 1 होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि व्हेन अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ इज, कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि उसके अंदर हम उसको स्ट्राइक करवाते हैं, हिट करवाते हैं, तो तब उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, यानी कि वो हेलिक्स होगा, वो एलिप्स होगा, वो सर्कुलर होगा, या वो फिर स्पाइरल होगा। कि यानी कि जो हमने चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको फेंका है, तो वो जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो वो वहाँ
पे किस तरह की हरकत जो है वो, किस तरह की मोशन जो है वो करना शुरू कर देता है। तो वो यहाँ पे होगा जी हमारे पास सर्कुलर पाथ। तो ये आपके हैंडआउट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा कि हैंडआउट्स के अंदर इसकी उसने डिटेल के साथ जो है वो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको थ्रो करते हैं तो वो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर भी आपको आपके गूगल से मिल जाएगा। तो गूगल के अंदर आपने जो है वो सर्च किया है मैंने, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, कि जब हम द पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली सर्कुलर पाथ होगा, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं या किस इकाई के अंदर हम उसकी पैमाइश करते हैं। तो वो आपने याद रखना है जी कि वो हमारे पास किलोवाट आवर होती है, क्योंकि अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे वाट आ जाता है। तो वाट बेसिकली यूनिट होता है हमारी पावर का, और किलोवाट जो है वो भी बेसिकली पावर का यूनिट है, और हॉर्स पावर है वो भी पावर का यूनिट है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है वो तीनों के तीन पावर के यूनिट को यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, जबकि जो किलोवाट आवर होता है वो बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसका यूनिट होता है। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो किलोवाट आवर होगा। इसको भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। तो ये यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, जो कि हमारे पास एमसीक्यू नंबर 60 है। तो इसलिए इस तरह का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे किलोवाट आवर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि हाउ कुड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वोल्ट आल्सो बी रिटन, कि जो वोल्ट होता है, वोल्ट बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका यूनिट होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को हम वोल्ट बोलते हैं। तो वो कहता है कि वोल्ट को हम वी के साथ तो लिखते हैं, लेकिन उस वी के अलावा उसको लिखने का क्या तरीकाकार है। तो वोल्ट जो है वो बेसिकली हमारे पास जाउल पर कॉलम के इक्वल होता है, यानी कि कितनी हमने एनर्जी लगाई है पर चार्ज के ऊपर। तो ये हमारे पास बेसिकली W/Q के इक्वल होता है। अगर हम इसके वोल्टेज की फार्मूले की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो W बेसिकली वर्क होता है, वर्क का यूनिट जाउल होता है, और नीचे Q चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट कॉलम होता है। तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो बेसिकली जाउल पर कूलम होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो जाउल पर कूलम होगा। अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे कि वोल्ट इज इक्वल्स टू, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने क्लियरली जो है वो हाईलाइट मैंने कर दिया है कि 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 जाउल पर कॉलम। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा, जो कि जाउल पर कॉलम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने हमसे एक न्यूमेरिकल पूछा था जी कि अ कैपेसिटर इन एन LC oscillator has a maximum potential difference of 15 volt and a maximum energy of 360 microjoule. At a certain instant, the energy in the capacitor is 40 microjoule. At that instant, what is the EMF induced in the इंडक्टर? के उसने हमारे पास एक LC ऑसिलेटर सर्किट दे दिया है जिसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास 15 वोल्ट है, और उसके ऊपर जो मैक्सिमम एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं वो हमारे पास 360 माइक्रोजोल है। लेकिन वो कहता है कि हम एक ऐसी कंडीशन के ऊपर पहुंच जाते हैं, हम एक ऐसे पॉइंट पे चले जाते हैं कि यहाँ पे उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई वो हमारे पास अगर 40 माइक्रोजोल होती है, तो आपने बताना है कि उस वक्त वहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगी, यानी कि जो पहले 15 वोल्ट थी अब वो कितनी रह गई है। तो वो बेसिकली यहाँ पे 5 वोल्ट बनती है। तो ये भी आपको आंसर जो है वो आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल है जेनरिका के नाम से, जो यहाँ पे आप उसका लिंक भी दे सकते हैं। तो इस फाइल में जितने भी MCQs पूछे गए हैं इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि इन MCQs में से हमारे पास 2-3 MCQs जो है वो रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल पूछा गया है, जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 10 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, जो कि उसने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, इट विल एक्वायर एनर्जी V/2, 2V, VE एंड E/2। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसने जो जितनी एनर्जी हासिल करेगा वो किसके इक्वल होगी। यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो वो कितनी एनर्जी गेन करता है, कितनी एनर्जी एक्वायर करता है। तो वो बेसिकली आपकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी, जिसको हम EV भी बोलते हैं या फिर हम उसको VE लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है कि द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 11 वोल्ट इज़ कॉल्ड 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। कि जब हम किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट का देते हैं तो वो बेसिकली 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट के इक्वल होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा, या फिर हम उसको VE भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि द रिएक्शन ऑफ एन इंडक्शन एट
15 हर्ट्ज इज 10 ओहम, इट रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज बिकम्स, कि हमारे पास जो है वो एक इंडक्टर है, उस इंडक्टर की जो इंडक्शन है वो हमारे पास 10 ओहम है, अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हो वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है वो हमारे पास 10 ओहम होती है। तो वो कहता है कि अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज कर देते हैं तो तब उसकी जो इंडक्टेंस होगी, यानी कि उसकी जो ओहम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। पहले तो हमारे पास 10 ओहम थी, बाद में कितनी होगी। तो इसको जो है वो आपने एक फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ कि XC1 ओवर XC2 इज इक्वल टू F2 ओवर F1, कि हमारे पास फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी है डिवाइडेड बाय इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो F2 उसने हमें कितनी दे दी है जी, वो हमें उसने 100 हर्ट्ज दे दी है, और F1 हमारे पास 50 हर्ट्ज दी गई थी। तो जब आपने 100 को 50 के ऊपर डिवाइड करना है तो 100 डिवाइडेड बाई 50 जो है वो आपके पास उसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी जो ओहम होगी वो उसको आपने उसका हाफ कर लेना है, यानी कि उसको आपने बेसिकली 2 के ऊपर डिवाइड करना है, क्योंकि 100 जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने 50 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो इंडक्टेंस होगी वो भी उसका हाफ हो जाएगी। तो वो जो 2 आंसर आया है उस 2 के साथ आपने इस 10 को डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 5 ओहम बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 5 ओहम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि अ पार्टिकल हैविंग 2 इलेक्ट्रिक चार्ज फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि हमने पहले अभी किया है। तो लेकिन यहाँ पे उसने हमें उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज कर दी हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके ऊपर जो है वो चार्ज इस वक्त 2 इलेक्ट्रिक चार्ज है, और उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अब 5 वोल्ट होगा। पहले क्या था, पहले वोल्टेज भी हमारे पास 1 थी और हमारे पास जो चार्ज था वो भी 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं और उन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने 5 वोल्ट का अप्लाई किया है। तो इस वक्त जो इसकी एनर्जी होगी वो बेसिकली इन इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम उसके पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि 2E को आप अगर 5 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2s are 10 इलेक्ट्रिक वोल्ट आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा। तो इसका आंसर जो है वो आप अपने हैंडआउट्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ से जो है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो इंक्लूड कर दिया है। तो इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है एनर्जी गेन्ड बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन थ्रू और 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में वो हमारे पास कितनी एनर्जी गेन करता है। तो अगर हमने यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई किया तो इसका मतलब हमने 5 वोल्ट को उसके इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 इलेक्ट्रिक वोल्ट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने अगेन हमसे एक जो है वो न्यूमेरिकल पूछ रखा है। तो वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है जी कि द प्राइमरी ऑफ अ 3:1 step up transformer is connected to a source and the secondary is connected to a resistor R, कि हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल होती है हमारी ट्रांसफार्मर की उसको हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है उसको हमने एक रजिस्टर के साथ कहता है कि कनेक्ट कर दिया है। द पावर डेसिपेटेड बाय R इन द सिचुएशन इज P, कहता है कि अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस R है जो कि हमने आउटपुट के ऊपर लगाई हुई है, अगर कहता है कि वहाँ पे जो पावर की डेसिपेशन हो रही है वो अगर P होती है तो इफ़ R इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सोर्स, तो अगर हम उस रेजिस्टेंस को आउटपुट से हटा के यानी कि सेकेंडरी कॉइल से हटा के अगर हम उसको हमारी जो प्राइमरी कॉइल है उसके साथ अगर हम उसको डायरेक्ट अटैच कर देते हैं तो तब उसकी पावर जो है वो कितनी डेसिपेट होगी। ठीक है, सिचुएशन समझ आ गई आपको कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से है कि जो प्राइमरी कॉइल है वो उसके साथ हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया है, जो सेकेंडरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने एक रेजिस्टर लगा दिया है, तो उस रेजिस्टर में से जो पावर डेसिपेट हो रही है वो हमारे पास P के इक्वल है। अगर वो कहता है कि उस रेजिस्टेंस को मैं सेकेंडरी कॉइल से हटा के उसको मैं प्राइमरी कॉइल के साथ लगा देता हूँ, यानी कि उसको मैं इनपुट के ऊपर लगा देता हूँ, तो तब वहाँ पे पावर जो है वो कितनी डेसिपेट होगी, तो वो बेसिकली आपकी P/9 के इक्वल होगी। तो इसलिए ये आपने याद रखना है, क्योंकि हमारे पास जो उसकी रेशो दी गई है वो 3:1 है। तो 3:1 का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो पावर होगी वो 3 टाइम्स कम होगी। तो 3 टाइम्स बेसिकली P/3 का स्केयर आएगा, तो 3 का स्केयर बेसिकली 9 बन जाता है, तो P/9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। तो इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारे पास कैलकुलेशन है। तो अगर हम इस कैलकुलेशन के मुताबिक इसका आंसर निकालते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास P/9 के इक्वल आता है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास इसका आंसर P/9 बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल 10 क्वेश्चन क्विज के अंदर पूछे गए थे वो पूरे हो जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सभी 10 क्वेश्चन की जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपको आपके फाइनल टर्म
टर्म के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट जो है वो बता दिया है। आपने इसी कंसेप्ट को जो है वो अप्लाई करना है। जो भी एमसीक्यूज़ वो अगर आपसे एमसीक्यूज़ जो है वो क्विज़ के अंदर पूछता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। और इस वीडियो को जितना हो सकता है इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।